हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से 2024 के अंदर हम अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो डेडिकेटेडली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शायद बीटेक एमटेक कर रहे हैं या बीसीएमसीए कर रहे हैं, कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड एट द एंड हमारा गोल ये है कि हमें एक अच्छी टेक इंटर्नशिप या एक अच्छी टेक प्लेसमेंट मिल जाए। तो आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत है, प्लस उनको पढ़ने के लिए व्हाट आर द राइट रिसोर्सेज। अब जब भी हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स विच आर बॉम्बार्डेड एट अस। कभी कोई हमें बोलता है कि हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कर सकते हैं एंड और भी डिफरेंट चीज़ें। अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये सारी चीज़ें एक कॉलेज डिग्री करते हुए कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल कि इस सभी चीज़ों के अंदर हम मास्टरी हासिल कर लें। तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम एक रोड मैप या स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट डिस्कस कर रहे होंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको एक्चुअली प्रैक्टिस करने के बाद हमारे जो एक अच्छी टेक प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के चांसेस हैं वो मैक्सिमम रहते हैं टेक के अंदर। अब सेशन की शुरुआत से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला, ये जितनी भी डोमेन्स की हमने बात की, अगर इनमें से एक के अंदर भी खुद को हम अच्छे से अपस्किल कर लेते हैं, उस डोमेन को मास्टर कर लेते हैं, तो हमारे पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो इसीलिए अगर आपको आइडिया है कि इनमें से किस डोमेन के अंदर आपको फ्यूचर के अंदर टेक के अंदर जाना है और अपना अच्छा करियर बनाना है, तो आप डेफिनेटली उसी डोमेन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। प्लस दूसरी तरफ काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता कौन सी डोमेन के अंदर क्या चल रहा है एंड हम बस जानना चाहते हैं कि इंटर्नशिप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे सब डोमेन्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उनके बारे में आज के सेशन के अंदर हम कवर करेंगे। सेकंड चीज ये कि टेक के अंदर जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें टी स्टाइल ऑफ लर्निंग को अडॉप्ट करना है। टी स्टाइल हमें कहता है कि हमारे पास अपनी डोमेन के अंदर अच्छी खासी ब्रेड्थ होनी चाहिए, यानी हर चाहे एआई हो गया, चाहे डीएसए हो गया, चाहे एमएल हो गया, चाहे वेब डेवलपमेंट हो गया, हर चीज का हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। पर एट द एंड हमारे पास डेप्थ कुछ 2-3 की एरियाज के अंदर होनी चाहिए। यानी ये जो इतनी सारी डोमेन्स है सबके अंदर तो मास्टर नहीं बन सकते, पर 2 से 3 हमारे पास ऐसे की एरियाज होने चाहिए जिसके अंदर हम अच्छे से स्किल्स को गेन करें, और उन्हीं 2-3 की एरियाज को हम डिस्कस कर रहे होंगे। एंड थर्ड एंड काफी इंपॉर्टेंट चीज कि टेक के अंदर जब भी हम इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट सोच रहे हैं हमें हमेशा ऑफ कैंपस सोचना है। यानी हमें अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना अपॉर्चुनिटीज के लिए। हमें खुद को इतना अपस्किल करना है, इतनी चीजें ले लेनी है, सीख लेनी है कि हम खुद जाकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। ऐसे में कई कॉलेजेस के अंदर कोडिंग कल्चर नहीं होता और हम खुद को अपने क्लासमेट्स के साथ कंपेयर करके सोचते हैं कि हमें जो थोड़ी बहुत चीजें आती हैं उसकी मदद से हम एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट या बहुत अच्छी इंटर्नशिप ग्रैब कर रहे होंगे। बट ये सिचुएशन बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती। ऑफ कैंपस के अंदर ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें हार्डवर्क इतना पुट इन करना है, हमें स्किल्स को अच्छे लेवल पे सीखना है कि हम खुद को आउटस्टैंड करवा रहे हो। अब अगर मैं अपनी पर्सनल प्लेसमेंट जर्नी की बात करूं तो 3 मेजर डोमेन्स थे जिनके ऊपर कॉलेज लाइफ के अंदर मैंने ध्यान दिया था। फर्स्ट वाज डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, सेकंड वाज डेवलपमेंट एंड थर्ड वाज एमएल एंड एआई। और इसके अंदर भी डीएसए और डेवलपमेंट ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया था इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स लेने के लिए। एंड अगर आप चाहे 2023 की बात कर लो या हम आने वाले साल की बात करें, डीएसए एंड डेवलपमेंट आर स्टिल द 2 टेक्नोलॉजीज जिनको सीखने के बाद मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर हमारे लिए जो डोर्स हैं वो ओपन रहते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल रहती हैं। एंड इस चीज़ को वेरीफाई करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ कि अपने कॉलेज के हम 4th ईयर सीनियर से जाकर बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि अभी अगर वो प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनीज कौन कौन सी स्किल्स हैं जो रिक्वायर कर रही हैं उनसे, किस किस तरीके के उनके इंटरव्यूज होते हैं, क्या पूछा जाता है एग्जैक्टली उनसे। एंड मैक्सिमम कंपनीज इंटरव्यू के अंदर या तो डीएसए पूछ रही होती हैं या डेवलपमेंट पूछ रही होती हैं। सेकंड बेस्ट तरीका इसको वेरीफाई करने का ये है कि कंपनी के अंदर अगर हम ऑलरेडी किसी को जानते हैं जो एज एन इंजीनियर वहां पर काम करें, तो उनसे आप पूछ लो कि वो अपने इंटरव्यूज में किस तरीके के सवाल हैं जो कैंडिडेट से पूछते हैं या किन किन टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बेसिस पर वो हायर कर रहे होते हैं। तो सारे बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सबसे पहले जाके हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, फिर उसके अंदर हमें डीएसए करना है यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, उसके बाद जाकर हमें एक डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करना है किसी एक डोमेन के अंदर, एंड फिर जाकर वहां पर हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। एंड उसके बाद भी अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हमें मशीन लर्निंग एंड एआई के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और वहां पर जाकर हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो इस पूरे रोड मैप को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब फर्स्ट स्टेप हमारा होगा टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 25 से 30 दिन लगेंगे हमें टू लर्न द बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज कहने का मतलब है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, इफ एल्स यानी कंडीशनल्स, लूप्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, इस तरीके की बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड और भी काफी सारे। बट
एज अ बिगनर मेरी एडवाइस रहेगी या तो हम जावा को चूज करें या फिर हम C++ को चूज करें। इन दोनों को किसी एक को चूज करने का मेजर रीजन यही है कि दोनों के अंदर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा अवेलेबल मिलेंगे आपको। तो कहीं भी अगर आप स्टक हो जाते हैं, कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हम वहां पर स्टक नहीं रहेंगे, हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज होंगे हमें हेल्प आउट करने के लिए। तो इसीलिए इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर बाद में जाके DSA सीखना काफी आसान होता है, तो हम किसी भी एक को पिक कर सकते हैं। बाकी अगर हमारा मन है कि नहीं मुझे तो जावास्क्रिप्ट को सीखना है या मुझे तो पाइथन को सीखना है, तो उन्हें भी जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर ली है, तो उसके अब बेसिक्स कहाँ से जाकर सीखें। अपना कॉलेज चैनल के ऊपर एक कंप्लीट आपको वन शॉट मिल जाएगा जावा का, जिसमें सिर्फ बेसिक्स कवर हुए हैं, एंड उसके साथ में एक आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी जावा की, जिसमें पहले जावा के बेसिक्स हैं एंड उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को सीख रहे हैं। ऐसे ही C++ के लिए आपको मिल जाएगा। अगर आपका फिर भी मन है कि नहीं मुझे तो पाइथन में ही जाकर सीखना है, तो पाइथन के बेसिक्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब जैसे ही हमने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया शुरू का 1 महीना लगाकर, हमारा सेकंड स्टेप होगा टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब DSA को सीखने में हमें करीबन 2.5 से 3 महीने लग रहे होंगे अगर हम डेडिकेटेडली बैठ के अपने कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं तो, बट सिर्फ इतना टाइम काफी नहीं है। उसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, और वहां जाकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होती है। DSA के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी एक लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से जाकर उस चीज को टैली कर सकते हैं। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहां पर मैं आपको दे सकती हूं कि DSA आपको ऐसी स्टेज लगेगी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हमें चीजें हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे। तो ऐसे में एक चीज याद रखनी है कि प्रोग्रामर का काम होता है, किसी भी अच्छे डेवलपर का काम होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो प्रॉब्लम्स तो डेली बेसिस पर हमारे पास आएंगी ही आएंगी। तो ऐसे में अगर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जिसको हम फेस कर रहे हैं, तो हमें क्विट नहीं करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसको हेड्स ऑन सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की हमें पूरी कोशिश करनी है। तो कोडिंग के अंदर बहुत बार हमारा मन करता है कि हम क्विट कर दें, हम लेट गो कर दें इस चीज को, पर एक बार हमने क्विट कर दिया और दोबारा हम रीस्टार्ट करने जाते हैं तो दोबारा से हमें उतना ही टाइम लगाना पड़ता है जितना हमने फर्स्ट टाइम लगाया था। तो इसीलिए बीच में क्विट नहीं करना व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट, उस चीज को थोड़ा सा टाइम लेना है, थोड़ा सा पीसफुली अपने प्रॉब्लम्स को हमें रिजॉल्व करते रहना है। अब एक बार हमने बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज सीख लिया, हमने DSA कर लिया, इस प्रोसेस में हमें करीबन 3 से 4 महीने लग रहे होंगे। फिर जब हम फाइनली DSA की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेंगे, तब आएगा हमारा थर्ड स्टेप में DSA प्रैक्टिस करने के साथ साथ अब हम अपनी डेवलपमेंट को करना स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट हम किसी भी डोमेन को पिक कर सकते हैं। सबसे जो 2 पॉपुलर डोमेन है डेवलपमेंट के लिए, एक है हमारे पास वेब डेवलपमेंट, एक है हमारे पास ऐप डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर 3 कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें आनी चाहिए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML एंड CSS का वन शॉट आपको अपना कॉलेज चैनल के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट के लिए एक श्रद्धा खापरा चैनल के ऊपर पूरी डेडिकेटेड सीरीज है जिसके अंदर कंप्लीट जावास्क्रिप्ट है, वहां से जाकर हम उसे पढ़ सकते हैं। तो इतने पार्ट में बेसिकली हमारे बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड कवर हो जाएंगे। वेब डेवलपमेंट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो हिस्सा होता है वेबसाइट्स का जो हमें दिखाई देता है, और बैक एंड वो हिस्सा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी बैक एंड के अंदर जो एल्गोरिथम्स हमारे पास चल रही होती हैं। अब फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS, JS तो हमें करनी है, बट उसके साथ में हमें अपनी एक नीश ढूंढने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारा T प्रिंसिपल अप्लाई करता है कि आपने ब्रेड्थ तो देख ली, अब आपकी डेप्थ क्या है, आपकी एक्चुअल नीश क्या है जिसके अंदर आपकी मास्टरी है। तो नीश के लिए हम फ्रंट एंड के किसी एक फ्रेमवर्क को सीख सकते हैं और उसके अंदर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। जैसे इसमें काफी पॉपुलर ऑप्शन हमारे पास रिएक्ट का होता है कि हम रिएक्ट सीख लें, काफी सारे स्टूडेंट्स एंगुलर सीखते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स Vue.js सीखते हैं। आप तीनों में से किसी भी एक को पिक कर सकते हैं। एक बार फ्रंट एंड हो गया, फिर हम बैक एंड पर आ जाते हैं। बैक एंड में हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं टेक्नोलॉजी की टर्म में, बट ईजीएस्ट हमारे लिए होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमने सीखी होगी कि हम Node.js को कर लें, क्योंकि Node.js के अंदर भी जावास्क्रिप्ट की यूज होती है। वरना अगर हमें ऑलरेडी कभी पहले हमने पाइथन की है तो हम Django को भी चूज कर सकते हैं, बिकॉज Django इज बेस्ड ऑन पाइथन। इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट माय एडवाइस वुड बी कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट सीखा हुआ है तो Node.js के साथ कंटिन्यू करें, नहीं तो हम Django के साथ जा रहे हो। अब एक बार डेवलपमेंट के अंदर हमने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को सीख लिया, तो उसके बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या तो हम फ्रंट एंड के अंदर स्पेशलाइज कर सकते हैं या फिर हम बैक एंड के अंदर स्पेशलाइज कर सकते हैं। स्पेशलाइज करने का मतलब होता है उस डोमेन के अंदर अब और एडवांस टेक्नोलॉजी सीखना और उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना। जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सिर्फ हमारी लर्निंग को ही नहीं बढ़ाएगी, साथ के साथ हमारे रेज्यूमे के अंदर हम प्रोजेक्ट्स लिखते हैं तो हमारे रिक्रूटर को, HR को पता चलता है कि हमारे पास इन चीजों का, इन टेक्नोलॉजीज का एक्सपीरियंस है। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके अलावा वेब डेवलपमेंट के लिए हमने डेडिकेटेड रोड मैप भी बनाया हुआ है, तो हम चाहें तो उसको भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो हो गया वेबसाइट्स बनाना। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास होता है कि डेवलपमेंट के अंदर हम ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास चॉइस होती है कि या तो हम एप्पल डिवाइसेस के लिए यानी आईफोन्स के लिए ऐप्स बनाना चाहते हैं या फिर हम एंड्रॉइड के लिए ऐप्स बनाना चाहते हैं। अब इंडिया के अंदर 90% से ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो एंड्रॉइड के यूजर्स हैं, तो इसीलिए उस मार्केट के अंदर जॉब ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो काफ़ी डेवलपर्स चूज करते हैं कि वो एंड्रॉइड के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉइड के अंदर हमारे पास काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन होते हैं। जावा उनमें से एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, कॉटलिन उनमें से एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स भी बना सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है कि iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के ऊपर हमारी ऐप एक साथ रन कर रही हो, तो उसके लिए फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव दोनों ही काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज है। पर पर्सनली आप मुझसे एडवाइस लोगे तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद रिएक्ट नेटिव अगर हम ऐप डेवलपमेंट के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म करना चाह रहे हैं तो। सेकंड ऑप्शन हमारे पास iOS डेवलपमेंट का होता है, जिसमें ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे पास स्विफ्ट होती है और स्विफ्ट को सीखने के बाद हम अपने iOS डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐप डेवलपमेंट के ऊपर भी हमने डेडिकेटेड रोड मैप बनाया हुआ है। इस डोमेन के बारे में हमें डिटेल में जानना है तो हम उस वीडियो को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अब फाइनली आता है हमारे पास फोर्थ स्टेप, जिसके अंदर हम AI एंड ML को सीख रहे होंगे। अब AI एंड ML को सीखने वाला स्टेप सबसे पहला उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं। अब अगर डेटा साइंस की फील्ड में हमें जाना है तो उसके लिए फ्रैंकली हमें DSA एज सच सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर हमारे मशीन लर्निंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। अब डेटा साइंस की फील्ड में जाने के लिए यानी AI ML को सीखने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। या तो हम पाइथन के अंदर सीख सकते हैं, हम R के अंदर सीख सकते हैं, हमारे पास जूलिया होती है एंड इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस है। बट कोई भी अच्छा डेवलपर या कोई भी अच्छा टेक पर्सन आपको हमेशा एडवाइस करेगा कि अगर आपको AI ML के अंदर जाना है यू शुड ऑलवेज गो विद पाइथन, क्योंकि पाइथन के अंदर रिसोर्सेज बहुत सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो इट विल बी एन ईजियर जर्नी फॉर यू, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे इनबिल्ट रिसोर्सेज, इनबिल्ट लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं जो आपकी ML जर्नी को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो मशीन लर्निंग को सीखने के लिए पहले हम पाइथन के बेसिक्स को सीख सकते हैं। उसके लिए हमने अपना कॉलेज के ऊपर वन शॉट ऑलरेडी बनाया हुआ है एंड उसके बाद फाइनली हम अपनी ML एल्गोरिदम्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम कुछ कुछ ML एल्गोरिदम्स को सीखेंगे, KNN क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट जैसी चीज़ का क्या मतलब होता है, एंड उसके बाद फाइनली हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हमें मशीन लर्निंग AI की फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके बाद जाकर हम डीप लर्निंग को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। NLP जैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं, आजकल हम जेन AI जेनरेटिव AI के बारे में सुनते होंगे, तो इस तरीके की चीज़ें कैसे काम करती हैं, हम अपने मॉडल्स खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, जनरली दो तरीके के जॉब्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। एक होते हैं हमारे डेटा एनालिस्ट स्पेसिफिक जॉब्स एंड दूसरे होते हैं हमारे एक्चुअल मशीन लर्निंग इंजीनियर वाले जॉब्स। अब जो मशीन लर्निंग इंजीनियर वाले जॉब्स हैं जिसके अंदर हम एक्चुअल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो थोड़े से ऐसे जॉब्स हैं जो थोड़े से मैथ हैवी आपको लगेंगे। प्लस ऐसे जॉब्स में अच्छा करने के लिए आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस अगर हो तो वो आपको हेल्प करेगा। प्लस कई बार कंपनीज की इन जॉब्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ऑलरेडी एक मास्टर्स या PhD डिग्री होनी चाहिए, तो हमें उस डायरेक्शन में अगर जाना है तो हमें एक मास्टर्स डिग्री का माइंडसेट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। पर मेजॉरिटी जॉब्स जो AI ML से रिलेटेड हैं आज की डेट के अंदर वो डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट जॉब्स हैं। अब जब इन जॉब्स को हम कंपेयर करते हैं टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स, तो जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पैकेजेस थोड़े से हाई होते हैं एज कंपेयर टू दीज जॉब्स। बट अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है डेटा साइंस के अंदर तो यहाँ पर भी जाकर हम अच्छे से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। वो कंप्लीटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर प्लस आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप दूसरों के मुकाबले कितने स्किल्ड हैं। अब अगर हम रेगुलरली कोडिंग कर रहे हैं तो टेक डोमेन के अंदर हम रियलाइज करेंगे कि हर 2-3 साल के बाद एक नया ट्रेंड आता है और हर कोई हमें कहता है कि हम ये चीज़ कर लेते हैं तो उससे बहुत सारे जॉब्स हमें मिल जाएंगे। जैसे पर्सनली मेरे ईयर के अंदर प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए कहा जाता था कि AI ML हम सीख लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे जॉब्स हमारे लिए अवेलेबल होंगे। या PUBG के टाइम पे द ट्रेंड वाज गेम डेवलपमेंट, कुछ सालों पहले तक द ट्रेंड वाज अबाउट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की हम वो कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होंगी। आजकल कोई हो सकता है Web3 बोले, कोई हो सकता है हमें कुछ और आकर बोले। तो ऐसे में अगर हमें फील होता है कि हाँ अभी टेक डोमेन के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है और इस चीज़ को हमारा सीखने का मन करता है तो उस चीज़ को डेफिनेटली हम सीख सकते हैं, बट एज अ साइड प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आज भी जाकर हम देखें ध्यान से कि किस चीज़ के किन स्किल्स के बेसिस पर एक्चुअल जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर DSA एंड डेवलपमेंट एज अ फ्रेशर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। हम यहाँ पर उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जिसको 3 साल 4 साल 5 साल हो गए टेक इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। हम एक ऐसे कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहा है। तो जब शुरुआत में हम अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं टेक के अंदर, तो हमें ये जरूर इंश्योर करना है कि मैक्सिमम कंपनीज के लिए हम एटलीस्ट एलिजिबल हों जो वो स्किल्स मांग रही हैं। क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर, कोडिंग टेस्ट के अंदर जनरली फ्रेशर्स से आज की डेट में भी या तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पूछे जाएंगे या डेवलपमेंट से
रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर इन दोनों के ऊपर हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड होगी तभी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम एलिजिबल होंगे एंड फाइनली उनमें से किसी एक को जाकर फिर हम ग्रैब कर रहे होंगे। तो ठीक है, मार्केट के अंदर ट्रेंड्स आते रहेंगे, उनको हम सीख भी लेंगे साथ के साथ, पर वो हमारी ब्रेड्थ वाली चीज़ है। एक्चुअल डेप्थ में लर्निंग हमें वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमें अच्छी खासी दिख रही हो, जिस डोमेन के अंदर हम एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाहते हैं वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ हमें सबसे ज़्यादा दिख रही हो। तो आई होप कि जितने भी स्टेप्स या जो रिसोर्सेज हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं वो आपको आपकी टेक जर्नी के अंदर हेल्प कर रहे होंगे। इसके अलावा कोडिंग से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर हमारा कोई भी सवाल है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।